हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। यहाँ पर हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी को बेसिकली 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जिनमें डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रांचिंग, फॉर्म्स ऑफ स्टेम एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले पॉइंट से और वो है डेफिनीशन ऑफ स्टेम। आमतौर पर पौधे का भूमि के ऊपर का सीधा आरोही भाग स्टेम कहलाता है। इसका विकास प्रांकुश से होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि मूल यानी रूट्स का विकास मूलांकुश से होता है। ऐसे ही जो स्टेम है उसका डेवलपमेंट बेसिकली प्रांकुश से होता है तथा इस पर पत्तियां और पुष्प आदि पाए जाते हैं। और जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड दो भागों में बटा होता है। नोड्स पर जो पाई जाने वाली एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उनसे पत्तियां निकलती हैं। पत्तियों युक्त जो शाखाओं वाला भाग है स्टेम का, उसको प्राय सूट कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आमतौर पर प्लांट के हम दो भाग करते हैं, रूट रीजन और सूट रीजन। तो भूमि के ऊपर का वो भाग जिस पर पत्तियां, ब्रांचेज आदि लगी रहती हैं उसे सूट कहा जाता है। जो ब्रांचेज होती हैं वो ओरिजिन में एक्सोजीनस होती हैं। इसके अलावा यंग स्टेम जो होते हैं वो जनरली ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जो ओल्डर स्टेम्स होते हैं वो प्राय डार्क ब्राउन, हार्ड और वुडी यानी काष्ठीय होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो स्टेम्स की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेम्स की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ सामान्य विशेषताएं जो हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें पहला है स्टेम का जो विकास है वो प्रांकुश से होता है। स्टेम का विकास प्रांकुश से होता है, जैसा कि अभी हम इंट्रोडक्शन में बता रहे थे। ये प्राय पादप पक्ष का भूमि के ऊपर का आरोही भाग होता है। लंबाई में वृद्धि के लिए इस पर टर्मिनल बर्ड्स पाई जाती हैं। तो स्टेम की जो ग्रोथ होती है बेसिकली वो टर्मिनल बर्ड्स के द्वारा होती है। आमतौर पर जो स्टेम होता है वो दो भागों यानी नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। इसके साथ साथ जो स्टेम नोड्स होते हैं उस पर डिफरेंट टाइप के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनमें एक प्रकार के अपेंडेजेस को पत्तियां, लीव्स कहा जाता है। आगे की विशेषताओं में आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जो यंग स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं और ग्रीन होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस का कार्य परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसके जो मैच्योर स्टेम्स होते हैं उन पर फ्लावर्स और फ्रूट्स डेवलप होते हैं। स्टेम जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ही उसमें जनन प्रक्रिया स्टार्ट होती है और उसका प्रारंभ होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स से। तो जो मैच्योर स्टेम्स होते हैं उन पर फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। इसके अलावा जो लीव्स हैं और स्टेम ब्रांचेस हैं ये उत्पत्ति में एक्सोजीनस होती हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अगली विशेषता, आप जो नवी विशेषता इसमें देख रहे हैं, स्टेम पर उपस्थित विशिष्ट स्थिति में जो पत्तियां, पुष्प, फल आदि पाए जाते हैं वो अपने विशिष्ट कार्यों को परफॉर्म करते हैं। अर्थात स्टेम के जब कार्य की बात की जाती है तो यहाँ पर स्टेम्स पर पाए जाने वाले डिफरेंट अपेंडेजेस के कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। जो अपेंडेजेस स्टेम पर पाए जाते हैं वो भी अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं और वो कहीं ना कहीं स्टेम का ही रोल है। इसके अलावा नेक्स्ट 10 पॉइंट में आप देख रहे हैं, यदि स्टेम हेयर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेम्स पर हेयर्स नहीं पाए जाते। तो स्टेम हेयर यदि पाए जाते हैं तो वो प्राय मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट्स में हमने आपको बताया था कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा और जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं विशेषताओं का, वो रूट से एकदम अपोजिट है। वहाँ हमने बताया था क्या, और यहाँ पर जो आप 3 पॉइंट देखेंगे, अर्थात स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। जो रूट्स थी वो इनके जस्ट अपोजिट थी। तो ये स्टेम्स की कुछ विशेषताएं हैं जो आपने अभी स्टडी की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचिंग की। स्टेम्स में ब्रांचिंग किस प्रकार की होती है? तो ब्रांचिंग के आधार पर स्टेम दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अनब्रांच्ड या ब्रांच। अनब्रांच्ड यानी जिन पर शाखाओं का निर्माण होता ही नहीं है, ऐसे स्टेम जिनमें शाखाओं का निर्माण नहीं होता, अर्थात जो अनब्रांच्ड होते हैं, उन्हें कॉडेक्स कहा जाता है, जैसे पाम, शुगरकेन, मेज। इसके अलावा ऐसे
स्टेम भी होते हैं, आमतौर पर अधिकतर ऐसे स्टेम होते हैं जिनमें प्रॉपर ब्रांचिंग पाई जाती है। और ये जो ब्रांचिंग है इसके आधार पर जो स्टेम्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डाइकोटोमस और दूसरे लेटरल। तो ब्रांचिंग के आधार पर जो स्टेम्स हैं वो दो प्रकार के हैं, डाइकोटोमस और दूसरा है लेटरल। पहले बात करेंगे डाइकोटोमस की। तो जो डाइकोटोमस स्टेम होते हैं उनमें ग्रोइंग पॉइंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, इसके आधार पर ही आप लेटरल से इसका डिफरेंस करेंगे। तो ग्रोइंग पॉइंट जो बेसिकली स्टेम की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, इन डाइकोटोमस ब्रांचिंग में जो स्टेम का ग्रोइंग पॉइंट है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कई प्लांट हो सकते हैं ऐसे, शैवालों में डिक्टियोटा, फंजाई में मार्केंसिया। लेकिन जो हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वो रेयर होती है, मींस कम पाई जाती है। केवल कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें ये स्पष्ट आपको देखने को मिल सकती है, जैसे पेंडानस, एस्क्लेपिया एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग के बारे में। इसके बाद दूसरा है लेटरल ब्रांचिंग। इन लेटरल ब्रांचिंग द ग्रोइंग पॉइंट डज नॉट गेट डिवाइडेड। अभी हमने आपको बताया था कि जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है उसमें ग्रोइंग पॉइंट दो भागों में डिवाइड होता है, लेकिन लेटरल ब्रांचिंग जो होती है वहां पर ग्रोइंग पॉइंट डिवाइड नहीं होता। इसी आधार पर ये जो लेटरल ब्रांचिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक रेसिमोज जिसे हिंदी में असीमाक्षी शाखन कहते हैं, और दूसरा साइमोज जिसे हिंदी में ससीमाक्षी शाखन कहा जाता है। तो हम पहले बात करेंगे रेसिमोज या मोनोपोडियल ब्रांचिंग की। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेसिमोज या मोनोपोडियल ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड होती है वो अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है। रेसिमोज या मोनोपोडियल ब्रांचिंग में टर्मिनल बड जो ग्रो करती रहती है ये लगातार अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है, और इसी वजह से ये जो स्टेम है वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, लगातार लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं। यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, जैसे पाइनस है, यूकलिप्टरा है, केजुराइना है, पॉलीएंथा है जिसको अशोक ट्री कहते हैं, इस प्रकार का। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है अर्थात जो लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं वो बेसिकली अग्राभिसारी क्रम में निकलती हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब ये है कि जो ओल्डर ब्रांच होती हैं वो बेस की तरफ, और जो न्यूअर या यंगर ब्रांच होती हैं वो टिप की तरफ ऊपर की ओर निकलती है। तो इस प्रकार से रेसिमोज या मोनोपोडियल ब्रांचिंग में जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमन एग्जाम्पल्स मिलते हैं एंजियोस्पर्म में और अदर्स में वो आपके सामने है। डायग्राम में आप बहुत स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डाइकोटोमस ब्रांचिंग में ब्रांचिंग होती है और साथ में रेसिमोज ब्रांचिंग। ये आप ए और बी जो दो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर हैं वो आपको साफ नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे साइमोज ब्रांचिंग की, जो दूसरे प्रकार की ब्रांचिंग है लेटरल ब्रांचिंग में। पहली थी रेसिमोज और दूसरा है साइमोज ब्रांचिंग। साइमोज ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड है वो स्टेम एक्सिस का कुछ भाग बनाने के बाद या तो उसकी सक्रियता रुक जाती है अर्थात वो निष्क्रिय हो जाती है, या कुछ विशिष्ट रूप से मॉडिफाई हो जाती है। कभी कांटों में रूपांतरित हो सकती है या फिर कुछ और भागों में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद जो स्टेम की फर्दर आगे ग्रोथ होती है, स्टेम की जो फर्दर ग्रोथ होती है वो या तो एक या अधिक एक्सिलरी ब्रांचेज के द्वारा होती है। ये बात यहाँ पर नोट करने की है बेसिकली कि स्टेम की जो फर्दर ग्रोथ होती है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो टर्मिनल बड की ग्रोथ है वो रुक जाती है, जबकि रेसिमोज में नहीं रुकती, वो अनिश्चित काल तक होती रहती है। यहाँ पर जो टर्मिनल बड की ग्रोथ है वो एक्चुअली रुक जाती है और फिर जो ग्रोथ होती है वो दूसरी ब्रांचेज के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर जो फर्दर ग्रोथ होती है वो बेसिकली एक या एक से अधिक एक्सिलरी ब्रांचेज के द्वारा परफॉर्म होती है और इसी के आधार पर ये फर्दर आगे डिवाइड होती है। अकॉर्डिंगली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें पहला है यूनिपेरस या
मोनोकैसियल ब्रांचिंग, जिसे हिंदी में एकल शाखी शाखन भी कहते हैं। इसमें टर्मिनल बड की सक्रियता रुकने के बाद, यानी जो टर्मिनल बड है उसकी एक्टिविटी स्टॉप होने के बाद फर्दर जो ग्रोथ होती है वो केवल सिंगल एक्सिलरी ब्रांच के द्वारा होती है। अभी हमने पिछले डिस्कस किया था कि एक या एक से अधिक, तो इस प्रकार से यदि केवल फर्दर जो ग्रोथ हो, टर्मिनल बड की ग्रोथ रुकने के बाद केवल एक सिंगल एक्सिलरी ब्रांच से ग्रोथ होती है, तो उसको कहा जाता है यूनिपेरस या मोनोकैसियल ब्रांचिंग। इसमें मुख्य अक्ष का निर्माण एक्सिलरी ब्रांचेज तथा मेन स्टेम के फ्यूजन से होता है। यहाँ पर जो मेन एक्सिस बनता है उसका निर्माण बेसिकली एक्सिलरी ब्रांचेज और मेन स्टेम के फ्यूजन से बनता है। इस प्रकार का मेन एक्सिस जो इस प्रकार से बनता है उसे सिम्पोडियल एक्सिस भी कहा जाता है। आगे शाखाओं का विकास यदि इसमें दोनों साइड्स में होता है तो उसे स्कॉर्पियोइड कहते हैं, और यदि केवल एक साइड में होता है तो उसे हेलिकॉइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिपेरस या मोनोकैसियल जो ब्रांचिंग है वो भी दो प्रकार की होती है, एक स्कॉर्पियोइड और दूसरा हेलिकॉइड। यदि दोनों साइड्स में शाखाएं बनती हैं उसको स्कॉर्पियोइड कहते हैं, और यदि एक ही साइड में बनती हैं तो उसे हेलिकॉइड कहा जाता है। दूसरा है बाइपेरस या डाइकैसियल। इसमें आप देख रहे हैं इसमें टर्मिनल बड की ग्रोथ रुकने के बाद आगे की वृद्धि दो अक्षीय शाखाओं से होती है। अभी हमने बात की थी कि एक अक्षीय शाखा से वृद्धि होती है, यहाँ पर दो अक्षीय शाखाओं से यानी एक्सिलरी बड से आगे की वृद्धि होती है, इसीलिए इसे बाइपेरस या डाइकैसियल ब्रांचिंग कहा जाता है। और ऐसा कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे विस्कम, मिराबिलस, जलापा एटसेट्रा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो दूसरे प्रकार का हुआ बाइपेरस या डाइकैसियल, और एक तीसरे प्रकार का है मल्टीपेरस या पॉलीकैसियल ब्रांचिंग, जिसे हिंदी में बहुल शाखी शाखन भी कहा जाता है। इसमें टर्मिनल बड की ग्रोथ रुकने के बाद जब फर्दर ग्रोथ 3 या अधिक एक्सिलरी ब्रांचेस से होती है तो उसे मल्टीपेरस या पॉलीकैसियल ब्रांचिंग कहा जाता है। और इस प्रकार का जो मेन एक्सिस होता है उसे मल्टीपोडियल एक्सिस कहा जाता है। और ये कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्रोटन, नेरियम एटसेट्रा, ये कुछ प्रमुख प्लांट्स हैं। तो ये हमने कुछ ब्रांचिंग पैटर्न्स यहाँ पर आपको डिस्कस किए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम को फॉर्म्स के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक एरियल और दूसरा सब एरियल। पहले बात करते हैं एरियल की। एरियल स्टेम जो होते हैं वो प्राय अपराइट और सीधे होते हैं। आप स्क्रीन पर पॉइंट्स एक के बाद एक क्लियरली मेंशन हैं जो आप देख सकते हैं। स्टेम, एरियल स्टेम्स की बात कर रहे हैं। पहले मैंने दो फॉर्म बताई आपको, एरियल और सब एरियल। तो जो एरियल स्टेम्स होते हैं वो प्राय अपराइट इरेक्ट होते हैं, और कुछ प्लांट्स में वो वीक भी होते हैं। इसके अलावा ये जनरली ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। एरियल स्टेम्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यदि ऐसे स्टेम्स जो प्राय अनब्रांच्ड होते हैं वो सीधे और बेलनाकार होते हैं। जो अनब्रांच्ड स्टेम्स होते हैं वो प्राय इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सीधे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। इन स्टेम्स पर जो पत्तियां झड़ जाती हैं उनके निशान और अवशेष स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पत्तियों के झड़ने के बाद के यहाँ पर अवशेष रह जाते हैं और वो इन स्टेम्स पर नजर आते हैं। इस प्रकार के स्टेम्स को कॉडेक्स कहा जाता है। दूसरा, इसमें एक और प्रकार आप देख रहे हैं जिनको कल्म कहा जाता है। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स जॉइंटेड होते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसे स्टेम्स होते हैं जो जॉइंटेड होते हैं। खासकर बांस का स्टेम आपने देखा है जिसमें खोखले इंटरनोड्स पाए जाते हैं और सॉलिड खोखले नोड्स पाए जाते हैं और सॉलिड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्टेम्स जो होते हैं जो जॉइंटेड नज़र आते हैं नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस की वजह से, उनको कल्म कहा जाता है। बांस इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है। तो ये यहाँ पर दो एरियल फॉर्म्स के दो प्रकार आपने देखे, एक स्टेम है कॉडेक्स और दूसरा है कल्म। आगे आप देख रहे हैं इसके कुछ और प्रकार भी हैं। ऐसे स्टेम जिन पर पत्तियां नहीं होती
केवल फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हें स्केप कहते हैं। कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं जो उनके स्टेम बेसिकली होते तो भूमिगत हैं, लेकिन वो केवल फ्लावर्स उत्पन्न करने के लिए भूमि के ऊपर आ जाते हैं, उन पर पत्तियां नहीं पाई जाती। ऐसे स्टेम्स को स्केप कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, ऑनियन, एरोइड्स, बनाना एट्सेट्रा। ऐसे एरियल स्टेम्स जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो बेसिकली या तो ट्विनर्स होते हैं या क्लाइंबर्स होते हैं। वीक एरियल स्टेम्स प्राय ट्विनर्स होते हैं या फिर वो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से पहली फॉर्म हमने डिस्कस की है वो है एरियल स्टेम्स। अब बात करेंगे हम सब एरियल स्टेम्स की। सब एरियल स्टेम्स प्राय भूमि सतह के सहारे क्रीपिंग तरीके से मूवमेंट करते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं। इनमें बेसिकली ट्रेलर्स और क्रीपर्स को सम्मिलित किया गया है। जो सब एरियल स्टेम्स हैं इनमें बेसिकली ट्रेलर्स और क्रीपर्स को ही सम्मिलित किया जाता है। और ये जो क्रीपर्स होते हैं उनको अगेन फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रनर्स, स्टोलॉन्स और ऑफसेट्स। इनको जब हम अगले वीडियो में मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे स्टेम के, तो वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर इनकी स्टडी करने का हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, इसलिए आगे वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो क्रीपर्स होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, रनर्स हो सकते हैं, स्टोलन्स हो सकते हैं और ऑफसेट्स हो सकते हैं। तो ये हमने इसके कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली स्टेम्स की 2 फॉर्म्स हमने देखी हैं, एक एरियल स्टेम्स जो बेसिकली भूमि के ऊपर सीधे पाए जाते हैं, और दूसरे सब एरियल जो भूमि सतह के ऊपर या भूमिगत रूप से ग्रोथ करते हैं। अगला और इस आज के वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ स्टेम। हमने जैसे रूट्स के फंक्शंस किए थे 2 भागों में स्टडी, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। सिमिलरली स्टेम के फंक्शन को भी हम 2 भागों में ही डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइमरी फंक्शन और कुछ हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले प्राइमरी फंक्शन जो बहुत कॉमन से हैं, जो आप आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जानते भी हैं। जैसे पहला फंक्शन आपने देखा कि प्राय पत्तियां, पुष्प और फलों को धारण करने का कार्य स्टेम के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इन भागों के द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में योगदान दिया जाता है। इन भागों का मतलब ये जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो स्टेम पर लगे होते हैं, इनके द्वारा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को ऊपरी भाग यानी लास्ट पार्ट तक, पत्तियों तक पहुंचाने का, पुष्पों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो स्टेम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा नई सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के निर्माण द्वारा पादप के विभिन्न कार्यों को करने में स्टेम्स सहायक होते हैं, और साथ ही पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी स्टेम्स के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं जो स्टेम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। 5 कार्य आप स्लाइड्स पर बहुत स्पष्ट देख पा रहे हैं। अगला है सेकेंडरी फंक्शंस। आमतौर पर जैसा कि मैंने आपको रूट्स में बताया था कि सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मॉडिफिकेशंस, क्योंकि अगला टॉपिक ही हमारा मॉडिफिकेशंस के ऊपर होगा, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, लेकिन एक सिंपल वे में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से कार्य सेकेंडरीली परफॉर्म किए जाते हैं स्टेम्स के द्वारा। जैसे पहला दे रखा है स्टोरेज ऑफ फूड। कई प्रकार के ऐसे स्टेम्स हैं जो फूड स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जिंजर है, पोटैटो है, एट्सेट्रा। साथ में स्टोरेज ऑफ शुगर, जैसे शुगर केन के द्वारा। अगला है स्टोरेज ऑफ वाटर, जैसे ओपनसिया। फ्लोटिंग ऑन वाटर, यानी प्लांट्स को पानी की सतह पर तैरने में भी ये मदद करते हैं। किसकी सहायता से? एयर एनकाइमा की सहायता से। इनमें एयर एनकाइमा पाया जाता है जिससे बॉडी हल्की होती है क्योंकि उसमें एयर रहती है। और ऐसे स्टेम्स में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नेपचूनिया। एक है पेरिनेशन। पेरिनेशन अर्थात ऐसे भूमिगत तने जो 1 साल या 1 से अधिक साल तक जिंदा रह सकते हैं, उनकी आयु बढ़ाने का भी इनका कार्य होता है। तो पेरिनेशन का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, जैसे सैकरम है, मिंट है, कुरकुमा। कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पेरिनेशन का कार्य स्टेम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और फाइनली एक कार्य इसमें दे रखा है
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ यंग स्टेम्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो हरे होते हैं और इसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस का कार्य परफॉर्म करते हैं, अर्थात भोजन बनाने का कार्य भी इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला आप कार्य देख रहे हैं आरोहण में सहायक। हमने क्लाइंबर्स के बारे में बात की थी। जो क्लाइंबर्स स्टेम होते हैं वो ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, बीज जो तने होते हैं उनको ऊपर चढ़ने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं और जो चरने वाले पशु होते हैं उनसे इन स्टेम की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के स्टेम्स में बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, या तो वो कांटों में रूपांतरित होते जाते हैं या फिर और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। और ये जो मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं वो बेसिकली जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। जो मरुस्थल में प्लांट उगते हैं उनमें ऐसे मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है प्लांट को, तो बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य भी स्टेम्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कई सारे स्टेम्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, अर्थात जो कायिक जनन है उसमें भाग लेते हैं, अर्थात उन स्टेम्स के कुछ भागों से ही पूरे प्लांट का निर्माण हो सकता है, उसके कुछ कायिक भाग से ही पूरे प्लांट का निर्माण किया जा सकता है। तो कायिक जनन में भी स्टेम्स के द्वारा भाग लिया जाता है, स्टेम्स के द्वारा कायिक जनन का कार्य परफॉर्म किया जाता है। और फाइनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कार्य भी स्टेम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेम्स का ही एक ये मॉडिफाई होकर बनाते हैं फ्लावर्स, और फ्लावर्स ही होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य भी फ्लावर मॉडिफिकेशन के द्वारा स्टेम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टेम्स डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हुए स्टेम्स के। इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम्स को डिस्कस किया है। हमने इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के बाद स्टेम्स की कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी, इसके बाद ब्रांचिंग किस प्रकार की हो सकती है स्टेम में उसके बारे में हमने आपको बेसिकली बताया था। ब्रांचिंग के बाद डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें 2 प्रकार की फॉर्म्स डिस्कस की थी, एरियल और सब एरियल, और फाइनली स्टेम के फंक्शंस जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे मेल करें। धन्यवाद।